आज जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड की हम बात करने वाले हैं उसमें अगर आप मात्र 2,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करते हो तो ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न दे सकते हैं। और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसे होंगे जहां आपको इतने कम पैसे में इतना रिटर्न मिल सकता है। आज से कुछ साल पहले तक ज्यादातर लोग फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर निर्भर रहते थे जो 6 या 7% का रिटर्न साल का देती है, लेकिन अब समय बदल चुका है और म्यूचुअल फंड में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ आपको शॉर्ट टर्म में जहाँ 50-60% का रिटर्न देखने को मिलता है वही लॉन्ग टर्म में भी 15-20% का रिटर्न बहुत सारे म्यूचुअल फंड देते हैं जो एफडी में पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि जहाँ 10 साल पहले म्यूचुअल फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ के लगभग था, आज वो इन्वेस्टमेंट 50 लाख करोड़ के पार जा चुका है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया की इकोनॉमी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे सोर्सेस का मानना है कि अगले 3 साल में इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। और इस बढ़ती इकोनॉमी के साथ प्राइवेट कंपनीज की भी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है और म्यूचुअल फंड आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इस बढ़ती इकोनॉमी में हिस्सा लेने की, क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पैसे से आपको बहुत सारी कंपनीज की थोड़ी सी ऑनरशिप या हिस्सेदारी मिलती है। मतलब ये कंपनीज जितना ऊपर जाएगी आपका पैसा भी उतना ही ऊपर जाएगा, पर सारी कंपनीज के शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे। इस बढ़ती इकोनॉमी में भी बहुत कंपनीज ऐसी होगी जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे शायद ना बढ़े, इसलिए सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन बहुत जरूरी है और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले एक बार कंपेयर कर लेते हैं म्यूचुअल फंड को बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, जैसे गोल्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया या रियल एस्टेट हो गया। क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्यों सही है इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि गोल्ड में भी तो इन्वेस्ट करा जा सकता है, क्योंकि अगर हम गोल्ड की भी प्राइस देखें तो पिछले कुछ सालों में गोल्ड ने भी काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करी है। इसलिए एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि अगर आप एफडी, गोल्ड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बढ़ने में कितना समय लगता है। तो आज जो हम फंड डिस्कस करने वाले हैं उसी के एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर आप इस फंड में मान लो कुछ अमाउंट लमसम आज इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो आपने 1 लाख इन्वेस्ट करे, तो इस 1 लाख को डबल होने में यानी 2 लाख बनने में 1 साल 6 महीने का समय लग सकता है। वही इतना ही पैसा अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे को डबल होने में 11 साल 10 महीने का समय लग सकता है। वही अगर मान लो आप इतने ही पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसे 8 साल 9 महीने में डबल हो गए। और निफ्टी 50 में डबल होने का टाइम है 5 साल 5 महीने। मतलब पैसा डबल होने में तो इस फंड ने दूसरों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब हम देखते हैं कि पैसों को 10 गुना होने में कितना टाइम लगता है। जैसे मान लो आपके पास 10 लाख रुपए होते और आप चाहते कि ये पैसा बढ़कर 1 करोड़ हो जाए, तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा 8 साल 5 महीने में 10 गुना हो जाता। मतलब अगर आपने 2016 में इस फंड में 10 लाख इन्वेस्ट करा होता तो आज आप करोड़पति बन चुके होते। वही एफडी में करोड़पति बनने में आपको 39 ईयर्स 7 मंथ का वेट करना पड़ता। वही गोल्ड में ये ड्यूरेशन होती 28 ईयर्स 11 मंथ। मतलब इस फंड के मुकाबले गोल्ड में आपको 3 गुना से ज्यादा टाइम का वेट करना पड़ता। और निफ्टी 50 में करोड़पति बनने में आपको लगते 15 ईयर्स 5 मंथ्स। मतलब पैसे को 10 गुना करने में भी ये फंड अभी तक तो बहुत आगे दिखाई दे रहा है। अब ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है या अभी तक का जो रिटर्न आया है उस पर बताई है। फ्यूचर में इतना ही रिटर्न मिले ये हम पहले से नहीं बोल सकते। हो सकता है इससे ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है या कम भी मिल सकता है, पर अभी तक जो हमने एनालिसिस करा है उससे तो यही पता चलता है कि अगर हम सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न तो हमको दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अच्छा देखने को मिलता है। अब टॉप 3 एसबीआई म्यूचुअल फंड डिस्कस करने से पहले एक बार शॉर्ट में ये भी देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और कैसे म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न देने में कामयाब होता है। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली आप 2 तरीके से पैसे लगाते हो। पहला है लमसम, जिसमें आप एक ही बार में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। दूसरा है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप मंथली इंटरवल में सेम अमाउंट डिपॉजिट करते हो। अब आपके ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, वो ये पैसा को हैंडल करने के लिए रखते हैं फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर आप सबके पैसे को इकट्ठा करता है और अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनीज में लगा देता है। और ये सेक्टर या कंपनी सब म्यूचुअल फंड में डिफरेंट होती है। जैसे कोई म्यूचुअल फंड किसी एक सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, या कोई म्यूचुअल फंड सिर्फ बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या कोई म्यूचुअल फंड सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है लेकिन उनमें पोटेंशियल है।
और इस तरह से हर म्यूचुअल फंड अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करता है और इस मेहनत के वो कुछ पैसे लेते हैं। अब एक्सपेंस रेशियो बताता है कि कंपनी कितना पैसा अपने पास रख रही है। एक्सपेंस रेशियो टोटल पैसा जो कंपनी मैनेज कर रही है आप जैसे इन्वेस्टर का, उसका कुछ परसेंटेज होता है। जैसे मान लो एक्सपेंस रेशियो 1 है, मतलब आप सबके टोटल पैसे की जो वैल्यू होगी उसका 1% कंपनी अपने पास रखेगी और बाकी 99% आप लोगों को वापस दे देगी। इसलिए जब हम म्यूचुअल फंड एनालाइज करते हैं तो हम एक्सपेंस रेशियो पर भी नजर रखते हैं। और म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका पैसा बहुत सारी कंपनीज और सेक्टर में डिवाइड हो जाता है, तो किसी एक सेक्टर या कंपनी में गिरावट की वजह से रिटर्न में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वही अगर आप मान लो खुद से किसी कंपनी में शेयर लेते हो और अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो आपके पैसों पर उसका बहुत ज्यादा असर हो सकता है। जैसे मान लो आपने ट्रैवलिंग सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और मान लो कोरोना जैसी कोई प्रॉब्लम आ गई और लॉकडाउन लग गया, ऐसे में ट्रैवलिंग सेक्टर पूरा डाउन चला जाएगा और आपका पैसा भी उतना ही डाउन चला जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में मान लो पैसा लगाया है और वो फंड ट्रैवलिंग सेक्टर में मान लो 5% पैसा लगाता है तो आपका लॉस इतना नहीं होगा, क्योंकि उस सेक्टर में पूरा पैसा नहीं लगा हुआ है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए सेफ्टी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। अब बात कर लेते हैं हमारे पहले म्यूचुअल फंड की, जो कि है SBI स्मॉल कैप फंड। ये एक ऐसा फंड है जिसने लास्ट 10 सालों में 25% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर मान लो आपने 10 साल पहले इस फंड में मात्र 2000 रुपए की SIP करी होती तो अभी तक आपका इन्वेस्टमेंट हुआ होता 2,40,000 रुपए का और आपको जो रिटर्न मिलता उसका टोटल अमाउंट होता 10,65,000 रुपए। मतलब आपको 2,40,000 के इन्वेस्टमेंट में 8,25,000 रुपए का प्रॉफिट होता। मतलब आपका पैसा 10 साल में 4 गुना हो गया होता। और यही नहीं, अगर मान लो ये फंड और भी ज्यादा लॉन्ग टर्म यानी 25-30 साल में 15% का रिटर्न देता है और आप 25 साल तक 2,000 रुपए पर मंथ के SIP इसमें करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा 6 लाख रुपए का और आपका टोटल रिटर्न बन जाएगा 65,68,000 रुपीज का। और वही मान लो हम इस इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन को 30 साल कर देते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट तो 7,20,000 का ही होगा, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,40,00,000 रुपए। तो जहां 25 साल इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 65 लाख रुपए मिल रहे हैं, वही 30 साल इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 1,40,00,000 रुपए मिल रहे हैं। और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना टाइम आप मार्केट में रहोगे उतना ज्यादा आपके पैसे बढ़ेंगे। इसलिए वो म्यूचुअल फंड ढूंढना बहुत जरूरी है जो आपको लॉन्ग टर्म में सही रिटर्न दे। और इस म्यूचुअल फंड का हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो इसने अपने बेंचमार्क को बड़ी आसानी से बीट करा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ब्लू वाली लाइन इस म्यूचुअल फंड की है और ग्रीन वाली लाइन बेंचमार्क की है। और यहाँ बेंचमार्क और इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न में काफी गैप दिखाई दे रहा है और बेंचमार्क से काफी ऊपर ये फंड नजर आ रहा है। अब जिन लोगों को नहीं पता हो, बेंचमार्क एक ऐसा फंड होता है जिससे हम उस कैटेगरी के दूसरे फंड को कंपेयर करते हैं। जनरली बेंचमार्क इंडेक्स फंड होता है जिनके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए तो हमको ये जानना जरूरी है कि अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है मतलब उस फंड का परफॉर्मेंस बढ़िया है। और इसके साथ ही अगर हम स्मॉल कैप में ही बाकी सारे फंड के एवरेज रिटर्न से इस फंड को कंपेयर करें तो उसमें भी ये फंड काफी आगे दिखाई देता है लॉन्ग टर्म में। जैसे इस ग्राफ में ब्राउन वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है स्मॉल कैप के कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को और ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस फंड को। और काफी गैप हमको यहाँ इन दोनों में नजर आ रहा है। पर लास्ट ईयर ये फंड का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा था। इस फंड ने 40% का रिटर्न दिया था जो कि बेंचमार्क और एवरेज दोनों से कम रहा था। अब ये क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए एक बार देख लेते हैं कि ये फंड आपके पैसे को किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। तो SBI स्मॉल कैप फंड जनरली 4 सेक्टर में ज्यादा फोकस करता है। पहला हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें 34% पैसा ये लगाते हैं। दूसरा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसमें लगभग 19% इन्वेस्ट करते हैं। अब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन उनकी जरूरत कम है। जैसे नए नए गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इस कैटेगरी में आते हैं। टूरिज्म और वेकेशन, रेस्टोरेंट, लग्जरी आइटम, ये सारी कैटेगरी भी इसी सेक्टर में आती है। तो जैसे अगर मार्केट में कोई नए टाइप का फोन आया जिसमें कुछ नए फीचर्स हो तो आपका मन होगा उस प्रोडक्ट को खरीदने का, लेकिन उस फोन के बिना भी आपका काम चल जाएगा। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर उस केस में बढ़िया काम करता
करता है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, ताकि वो इस टाइप के ज्यादा आइटम लेने में पैसा लगा पाए। अब लास्ट ईयर कंपनी ने बहुत लोगों का ले ऑफ कर दिया और ओवरऑल कंज्यूमर इकोनॉमी में भी हमको स्लो डाउन देखने को मिला, जो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है इस फंड के लास्ट ईयर के लो ग्रोथ का। बाकी इसके अलावा फाइनेंशियल और मटेरियल सेक्टर में भी अच्छा पैसा इन्वेस्ट ये फंड करता है और इसके साथ ही एक्सपेंस रेशियो भी इस फंड का 0.65 है, जो कि अच्छा माना जा सकता है। मतलब आपके टोटल रिटर्न में से कम पैसा कंपनी के खर्चे में जाएगा। तो अगर इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, फाइनेंशियल और मटेरियल सेक्शन बढ़िया परफॉर्म करता है तो ये फंड के भी आगे बढ़िया परफॉर्म करने के चांसेस होंगे। अब दूसरे फंड के बारे में जानने से पहले एक बार हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा और साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि मार्केट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है तो वहीं पर मैं आपको बताऊंगा। इसका लिंक आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दूसरा जो फंड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है SBI मिड कैप फंड। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये फंड स्मॉल कैप की जगह मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अब स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है ये हम कुछ टाइम में देखेंगे, पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं ये फंड के रिटर्न्स। तो लास्ट 1 ईयर में ये फंड ने 40% का रिटर्न दिया है। अगर हम लास्ट 5 ईयर के रिटर्न देखें तो 30% का रिटर्न इसका रहा था। वही लास्ट 10 ईयर्स में इसका रिटर्न 19% का था। मतलब अगर आपने मान लो महीने की 5 रुपए की SIP इस फंड में 10 साल पहले स्टार्ट करी होती तो आपके 10 साल का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 6 लाख रुपए का और टोटल पैसे जो आपको मिलते उसका अमाउंट होता 17,92,000 रुपीज। मतलब आपका टोटल प्रॉफिट जो हो जाता वो होता 11,92,000 रुपीज का। तो मतलब आपके पैसे 10 साल में 3 गुना हो जाते। सो रिटर्न के मामले में तो ये फंड बढ़िया दिखाई दे रहा है। हालांकि ये फंड ने लास्ट ईयर में अपने बेंचमार्क और एवरेज से बुरा परफॉर्म करा है और इसका रीजन देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ये स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप होता क्या है और किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शेयर मार्केट में बड़ी कंपनीज भी होती है और छोटी कंपनीज भी होती है। अब टॉप 100 कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होता है उनको लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है और जो म्यूचुअल फंड सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उनको लार्ज कैप फंड बोला जाता है। जनरली इन कंपनीज का साइज 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा का होता है। इसके बाद आती है मिड कैप कंपनीज। जो कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के रैंक पे 100 से लेकर 250 पोजीशन में होती है उनको इस कैटेगरी में कंसिडर करा जाता है। इन कंपनीज का साइज जनरली 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक होता है। उसके बाद आती है स्मॉल कैप कंपनीज जिसमें 250 से नीचे पोजीशंस वाली कंपनीज को कंसिडर करा जाता है। इनका साइज 5,000 करोड़ से कम होता है। अब आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए ये डिपेंड करेगा कुछ पैरामीटर्स पर, जिसमें पहला पैरामीटर है ग्रोथ। जनरली स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब कंपनीज स्मॉल होती है तो कम लोगों को उन कंपनीज पर भरोसा होता है, इसलिए उनका शेयर प्राइस भी कम होता है। ऐसे में अगर आपने इन कंपनीज पर भरोसा दिखाया और बाद में ये कंपनीज ग्रो कर गई तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। वही लार्ज कैप कंपनीज ऑलरेडी ग्रोथ अचीव कर चुकी होती है, इसलिए उनका ग्रोथ रिलेटिवली स्टेबल होता है। उसके बाद आता है वोलेटिलिटी। जनरली स्मॉल कैप कंपनी सबसे ज्यादा वोलेटाइल होती है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव चेंज होता है तो स्मॉल कंपनीज पर उसका असर जल्दी देखने को मिलता है। मतलब इनके प्राइस पॉजिटिव या नेगेटिव तेजी से हो सकते हैं। इसके बाद आता है रिस्क। जनरली स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड बजट और रिसोर्सेज होते हैं। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो और आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए सही हो सकता है। वही आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है और थोड़ा कम ग्रोथ से भी आपका काम चल सकता है तो लार्ज कैप उस केस में सही ऑप्शन होगा। अब हमारे SBI मिड कैप म्यूचुअल फंड पर वापस आए तो इसका फंड पोर्टफोलियो भी स्मॉल कैप फंड जैसा ही है। यहाँ भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद अगेन इंडस्ट्रियल, मटेरियल और फाइनेंशियल सेक्टर में भी 10% से ऊपर इन्वेस्टमेंट ये फंड करता है। तो लास्ट ईयर इसके स्लो ग्रोथ में भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का कुछ हाथ होगा। अब एक्सपेंस रेशियो इस फंड का थोड़ा ज्यादा है, 0.78 इसका एक्सपेंस रेशियो है, तो इसका थोड़ा सा असर आपको रिटर्न पर दिखेगा। अब तीसरा और आखिरी फंड है SBI फ्लेक्सी कैप फंड। अब इसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अगर हम देखें तो 32% इसका रिटर्न रहा था, जो बाकी
बाकी दो डिस्कस करे हुए फंड से कम है। और अगर 5 साल का रिटर्न हम देखें तो वो 18% रहा है और 10 साल का रिटर्न रहा है 15%। मतलब अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 5,000 रुपए की SIP करी होती तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता 6 लाख रुपए का और टोटल रिटर्न अमाउंट होता 13,93,000 का। मतलब 7,93,000 का आपका प्रॉफिट होता, जो डबल से थोड़ा ज्यादा है। तो रिटर्न के मामले में तो SBI फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड से पीछे दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप कंपनीज में। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा है कि लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करने के अपने फायदे होते हैं। जैसे अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.52, जो बाकी दो फंड के कंपैरिजन में कम है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है। मतलब अगर मार्केट में कुछ चेंजेस होते हैं तो जो फंड वॉलेटाइल है उसके रिटर्न में तेजी से चेंजेस हो सकते हैं। मतलब उसमें लॉस भी ज्यादा होगा और प्रॉफिट भी। लेकिन जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है उसमें प्रॉफिट और लॉस में इतनी तेजी से चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए जो लोगों को स्टेबल रिटर्न चाहिए उन लोगों के लिए ये फंड बाकी दोनों से बेहतर है। और अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो ये फंड फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। फंड का 25% पैसा इस फंड में जाता है। कई मेजर बैंक जैसे HDFC, कोटक, SBI, ICICI में ये फंड पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर बढ़िया परफॉर्म करता है तो ये फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके साथ बाकी सेक्टर्स इस फंड के दूसरे फंड जैसा ही है, जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, इंडस्ट्रियल में इस फंड का 10% से ज्यादा पैसा लगा हुआ है। अब इस फंड में रिटर्न कम के अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट है और वो है इसका ज्यादा एक्सपेंस रेशियो। जहां स्मॉल के फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.65 और मिड के फंड का है 0.78, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.82। तो कंपनी 0.82 पैसा टोटल असेट या इन्वेस्टमेंट वैल्यू में से काट लेगी। तो इस फंड में रिटर्न बाकी दोनों से कम है और साथ में कंपनी का परसेंटेज भी ज्यादा है, पर स्टेबिलिटी भी बाकी दोनों से ज्यादा है। तो अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो और आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो SBI का स्मॉल कैप या मिड कैप फंड आपके लिए सही हो सकता है। वही अगर आपको रिस्क कम लेनी है और थोड़ा कम रिटर्न से भी आपका काम चल जाएगा तो उस केस में फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा ऑप्शन होगा। अब न्यूज और मार्केट अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। वही ऐसी वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब